मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्रीकरण। आज मैं आपके सामने बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो साधन हैं उसके अंतर्गत मुगल कालीन साहित्यों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने आपको सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के साधनों के बारे में बताया और आज विशेषकर हम आपको मुगल काल जो है उसके इतिहास को जानने के साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल काल हमारे इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण काल था जो सन 1526 में भारत में शुरू हुआ और भारत में दीर्घ काल तक यानी 19वीं शताब्दी के मध्य काल तक भारत के अंतर्गत चलता रहा। और इस वंश के अंतर्गत एक के बाद एक कई राजा गद्दी पर बैठे, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का नाम जो है प्रमुख माना जाता है। मुगल कालीन इतिहास को जानने के जो साधन हैं उसमें अनेकों प्रकार के साधनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजकीय पत्र, डायरियाँ, फरमान और इसके अलावा विदेशी यात्रियों का विवरण और कई प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं आते हैं। और उन ऐतिहासिक ग्रंथों में विशेषकर फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथ जो हैं उनका अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। और जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल काल को जानने के लिए कौन कौन से फारसी साहित्य जो हैं वो हमें उपलब्ध होते हैं। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो बाबरनामा का आता है। बाबरनामा ये बाबर की आत्मकथा है और इसके लेखक स्वयं बाबर हैं और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा है। और ये ग्रंथ विशेषकर हमें बाबर के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके द्वारा किए गए समरकंद और फरगना के आक्रमणों के साथ साथ भारत के ऊपर किए गए उसके महत्वपूर्ण अभियानों और आक्रमणों के संदर्भ में हमें जानकारी जो है देता है। और ये ग्रंथ जो है मुगल काल की भारत में बाबर ने कैसे स्थापना की और उन्होंने अपने जीवन में भारत के अंतर्गत मुगल काल की स्थापना के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े उसके बारे में यानी जानकारी उपलब्ध जो है करवाता है। और ये ग्रंथ जो है कहते हैं कि तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा, लेकिन अकबर ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे उन्होंने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। श्रीमती बेवरेज ने इस ग्रंथ का इंग्लिश भाषा में और डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया। और ये ग्रंथ हमें पूर्णतः बाबर के समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और उस समय की अन्य महत्वपूर्ण स्थितियों और इसके अलावा भारत की भौगोलिक स्थिति इत्यादि के बारे में हमें जानकारी जो है देता है। अर्थात 1526 में भारत क्या था इसके बारे में जानकारी हमें इस ग्रंथ से जो है मिलती है। हमारे मुगल कालीन इतिहास को जानने के साधनों में दूसरा नाम जैसे हुमायूं नामा का आता है और ये रचना गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी और जिसने इस ग्रंथ के प्रथम भाग में बाबर के बारे में और उसके दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में वर्णन जो है किया है। इसमें हुमायूं के बारे में, उसकी कठिनाइयों के बारे में, उसके द्वारा कठिनाइयों के निराकरण के लिए किए गए उपायों के बारे में और इसके अलावा उनके जीवन में जो विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आए उसके बारे में जानकारी जो है देता है। और ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसका श्रीमती बेवरेज ने इसका इंग्लिश भाषा में और डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। और ये ग्रंथ इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस ग्रंथ में लेखिका ने कहते हैं कि इस ग्रंथ में पक्षपातपूर्ण वर्णन किया है, यानी कुछ घटनाओं को उन्होंने छुपा लिया है, लेकिन फिर भी ये ग्रंथ इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है माना जाता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल को जानने के जो साधन मिलते हैं उसमें एक नाम तारीख़ शेरशाही का आता है और इसके लेखक अब्बास खां शेरवानी है। और इतिहास में ये पता चलता है कि अकबर की आज्ञा से अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़ शेरशाही नामक रचना जो थी लिखी। तारीख़ शेरशाही जैसा कि नाम है ये शेरशाह के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन इससे हमें शेरशाह जो अकबर से पहले और हुमायूं के बाद हमारे भारत के राजा बने और उन्होंने भारत के अंतर्गत
अंतर्गत किस प्रकार आक्रमण किए और उन्होंने भारत के अंतर्गत कैसी शासन व्यवस्था चलाई और उनके समय की शासन व्यवस्था, उनके विजय अभियान, उनकी न्याय व्यवस्था और इसके अलावा उनकी राजस्व व्यवस्था इत्यादि के बारे में ये ग्रंथ हमें जानकारी देता है और ये इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है माना जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल को जानने के साधनों में एक नाम तबकात अकबरी कहता है और इसके लेखक निजामुद्दीन हैं और निजामुद्दीन ने 27 ग्रंथों को आधार बनाकर इस ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर इत्यादि के समय की घटनाओं और इसके अलावा प्रांतीय राज्य जो थे उनका उल्लेख जो है मिलता है। मुगल काल की रचनाओं में अकबर जो इस काल के बड़े महत्वपूर्ण राजा थे उनके ऊपर लिखी गई एक रचना अकबरनामा है जिसके लेखक अकबर के वजीर अबुल फजल को माना गया है और उन्होंने इस रचना के अंतर्गत कहते कि अकबर के बारे में, उनके विजय अभियानों के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में और इसके अलावा उनकी सांस्कृतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां और धर्म के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था इसके बारे में जानकारी दी है और ये रचना इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है माना जाता है और श्रीमती बेवरिज ने इसका अंग्रेजी भाषा में और डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने इसका हिंदी भाषा में अनुवाद जो है किया है। मुगल कालीन इतिहास में अकबर के समय की रचनाओं में एक नाम आईने अकबरी का आता है और जिसके लेखक जो हैं अबुल फजल को माना जाता है और अबुल फजल ने ये जो रचना लिखी है ये इतिहास में और अकबर के समय की महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत आती है। इसमें अकबर के समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक इत्यादि घटनाओं के बारे में जानकारी जो है मिलती है। अर्थात ये रचना हमें अकबर के समय के महत्वपूर्ण पक्षों की जानकारी देता है और इतिहास में इसका अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। ठीक इसी प्रकार अकबर के समय की घटनाओं को अगर हम जानना चाहें तो उनमें एक ग्रंथ नाम मुंतक उल तवारिक का आता है जिसके लेखक अब्दुल बदायूनी हैं और कहते हैं कि ये अकबर के समय के एक बहुत बड़े विद्वान थे। अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे और उन्होंने इस रचना को आईने अकबरी नामक यानी रचना जो थी इसको उन्होंने जो था लिखा और इसके साथ साथ मुंतक उल तवारिक जो उन्होंने रचना लिखी इस रचना के अंतर्गत हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, उस समय के विद्वानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो हमें इस ग्रंथ से ज्ञान मिलता है वो ये है कि ये जो रचना कहते बदायूनी के द्वारा लिखी गई है। बदायूनी जो था कहते कि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और अकबर एक उदार धार्मिक नीति के समर्थक थे। इस रचना के अंतर्गत उन्होंने अकबर की उदार धार्मिक नीति का खुलकर उल्लेख नहीं किया यानी इसके अंतर्गत उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर भी ये ग्रंथ इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय की। जहांगीर अकबर के बाद मुगल वंश के शासक बने। 1605 से लेकर 1627 तक उन्होंने कार्य किया। उनके समय में कई लेखक और विद्वान हुए, उन्होंने कई रचनाएं लिखी, लेकिन स्वयं कहते हैं कि जहांगीर ने भी अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसे तुझके जहांगीरी के नाम से जाना जाता है और जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने इस रचना को लिखा जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में, अपने जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में और उनके समय में हुए विद्रोहों के बारे में और नूरजहाँ के साथ उनका जो विवाह हुआ उसके संदर्भ में और इसके साथ साथ उन्होंने अपने समय की यानी कि जलवायु, पशु पक्षी, उद्यान इनके बारे में उन्होंने जानकारी दी और ये रचना भी इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना जो है मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार मुगल कालीन इतिहास को जानने के साधनों में एक नाम आता है, इकबाई नाम आता है जिसके लेखक है मुतामिद खां और ये रचना 3 भागों में लिखी गई है।
इसके प्रथम भाग में तैमूर से लेकर बाबर और हुमायूं तक का इतिहास है, और इसका जो दूसरा भाग है उसमें अकबर के समय की घटनाओं की जानकारी मिलती है, और इसका तीसरा जो भाग है इसमें जहांगीर के समय की घटनाओं का, उसके व्यक्तित्व का, और इसके अलावा नूरजहां के समय की गतिविधियों का और विद्रोहों का इत्यादि का उल्लेख जो है मिलता है। अर्थात इतिहास में इसे भी एक महत्वपूर्ण रचना जो है माना जाता है। मुगल कालीन इतिहास को जानने के साधनों में एक नाम बादशाहनामा का आता है। बादशाहनामा ये रचना 3 लेखकों के द्वारा लिखी गई है। इसका जो प्रथम भाग है, प्रथम ग्रंथ है, वो मोहम्मद काजनी ने लिखा है, और ये ग्रंथ एक ऐसा है जिससे हमें शाहजहां के समय के प्रथम 10 वर्षों के समय के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। इसके अलावा उनके समय के अंतर्गत कौन कौन से संत और विद्वान थे और उनके साथ उनका क्या व्यवहार था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। बादशाहनामा दूसरे राइटर इसके जो हैं अब्दुल लाहौरी हैं, और ये बादशाहनामा का दूसरा भाग है, और इससे भी हमें जहांगीर के समय की घटना और शाहजहां के समय की घटनाओं का उल्लेख जो है मिलता है। इससे हमें शाहजहां के समय के अगले 10 भाग, यानी प्रथम में पहले 10 भाग और दूसरे में उससे अग्रिम 10 भागों के बारे में जानकारी जो है मिलती है। इससे शाहजहां की दैनिक दिनचर्या, उनके दरबार की शानो शौकत, उनके द्वारा ली गई भेंट और पदाधिकारी, और उनके समय में साम्राज्य में किस प्रकार विभाजन इत्यादि हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी बादशाहनामा के जो तीसरे लेखक हैं मोहम्मद वारिस हैं, उन्होंने भी जो रचना लिखी है वो बादशाहनामा का तीसरा ग्रंथ है, और ये ग्रंथ जो है इसमें लगभग 1654 तक की घटनाएं जो हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये रचना हमें शाहजहां के शासनकाल के पहले 20 वर्ष और उनके समय के अगले अंतिम 30 वर्ष जो है इसके बारे में जानकारी देता है। अर्थात बादशाहनामा के जो 3 भाग हैं, तीनों से हमें शाहजहां के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख जो है मिलता है। शाहजहांनामा के बाद एक ग्रंथ हमें मिलता है शाहजहांनामा। इसके राइटर जो हैं मोहम्मद तासीर हैं, और इन्होंने इस रचना के अंतर्गत शाहजहां के समय की घटनाओं और उनके शासनकाल के समय के बारे में, और विशेषकर 1657 और 58 जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उनके शासन के अंतिम समय की घटनाओं का उल्लेख जो है किया है। अर्थात शाहजहां के समय की घटनाओं के बारे में भी इतिहास से हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी जो है मिलती है। अब बात करेंगे हम औरंगजेब की। औरंगजेब जो मुगल काल के शासक थे और लगभग 1657 में गद्दी पर बैठे और 1707 तक उन्होंने कार्य किया। उनके समय में भी कई रचनाएं लिखी गई, उसमें एक नाम आलमगीरनामा का आता है। आलमगीरनामा रचना ये मोहम्मद काजिन ने लिखी है। इस पुस्तक से हमें औरंगजेब के समय के 10 वर्ष की घटनाएं जो हैं उसके ऊपर या उसके बारे में जानकारी मिलती है, और ये भी कहा जाता है कि इसमें प्रथम 10 वर्षों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब की घटनाओं में एक ग्रंथ फतवाते आलमगीरी का आता है। इसके लेखक हिंदू गुजराती ब्राह्मण कहते हैं कि ईश्वर दास नागर जो थे, इन्होंने इस रचना को लिखा। इससे हमें गुजरात के सूबेदार शुजात खां और जोधपुर के परगना और इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और ये रचना हमें 1700 तक का इतिहास जो है इसके बारे में जानकारी देता है। और इसी मुगलकालीन इतिहास को जानने के जो साधन हैं उसमें एक नाम नुस्खा ए दिलकुशा का आता है। इसके लेखक भीमसेन हैं, जो कायस्थ जाति के थे, और उन्होंने फारसी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद किया या इस रचना को लिखा। इससे भी हमें बहुत सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पक्षों के बारे में, मुगलकालीन सैनिक व्यवस्था के बारे में
महत्वपूर्ण युद्ध और घटनाओं के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के समय की रचनाओं में मुंतक उल लुबाब। ये रचना काफ़ी खां के द्वारा लिखी गई है और ये बाबर से लेकर औरंगजेब तक की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है और इतिहास में इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। और अंत में हम बात करते हैं खुलसा उल तवारिक। इसके लेखक सुजान राय खत्री थे। उन्होंने इस ग्रंथ में मुग़ल काल के महत्वपूर्ण शासक जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उनके समय में हुए उत्तराधिकार के युद्ध और उस समय की विभिन्न राजनीतिक घटनाओं, उनके परिणामों और उस समय के महत्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख किया है, जिससे हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हमारे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल और मुगल काल को जानने के लिए अनेकों साहित्यिक साधन हैं। अगर हम उनका सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें, अध्ययन करें, तो हम मुगलकालीन और सल्तनतकालीन इतिहास के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास मुगलकालीन और सल्तनतकालीन इतिहास को जानने के साधनों का कोई अभाव नहीं है और ये हमें तुरंत यानी कि 1206 से लेकर या 1000 से लेकर 1740 तक की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी जो है देता है। ये थे हमारे मुगलकालीन और सल्तनतकालीन इतिहास अर्थात मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के साधन। अभी हमने आपको मुगलकालीन इतिहास की जानकारी के साधनों की बात की। इससे पहले हमने सल्तनत काल के इतिहास के जानने के साधनों के बारे में बताया। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इसके अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके जो भी प्रॉब्लम होगी उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे।